नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं हिंदी का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 8वीं का पेपर है। यहाँ पर आपसे जो समय है वो आपका 2.5 घंटे का समय रहने वाला है पेपर में, और जो पूर्णांक है वो 60 नंबर का, यानी कि आपका जो पेपर है वो 60 नंबर का रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस पूरे पेपर को देखेंगे और साथ में इन सभी उत्तरों को भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास पेपर है कक्षा 8वीं हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा का। प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, 1 से 5 तक आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा है आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन थे। यहाँ आपको बताना है जो आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति है इनमें से कौन थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह। यहाँ पर आपका सही उत्तर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर आपको क्या लगाकर आना है, जवाहरलाल नेहरू। आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति कौन है, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन बी पर आपको टिक करना है। इसके बाद नंबर 2 में है चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। यहाँ आपको बताना है चंदेलों का जो राज्य था किस भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। परमारदेव, राजा धंग, त्रिलोक बर्मन या फिर जय शक्ति। तो यहाँ आपको उत्तर पे लगाना है जय शक्ति। दूसरे नंबर का आपका आंसर रहेगा जय शक्ति। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में पूछा है 64 योगिनी मंदिर कहाँ है। आपको इन चारों में से बताना है 64 योगिनी मंदिर कहाँ है। मदन महल में, त्रिपुरी या फिर भेड़ाघाट या फिर तिलवारा में। तो यहाँ आपको आंसर में बताना है भेड़ाघाट। 64 योगिनी मंदिर जो है वो भेड़ाघाट में। प्रश्न नंबर 3 में आपको सी वाले पर सही निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 4 है तुम कहाँ रहते हो, वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है तुम कहाँ रहते हो। तो यदि कोई हमसे प्रश्न पूछता है तो हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले प्रश्नवाचक ही लिखा हुआ है। तो ये आपका आंसर सही रहेगा, तुम कहाँ रहते हो में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, प्रश्नवाचक। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में रात का विलोम क्या होगा। यहाँ पर आपको रात का विलोम बताना है। रात का विलोम क्या होगा, रात्रि, निशा, दिन या फिर रजनी। उत्तर में आपको लगाना है दिन। रात का विलोम क्या होगा, दिन। बाकी के जितने भी आपको दिए गए हैं सब रात के क्या है, पर्यायवाची है। क्या है ये, रात के पर्यायवाची। रात का विलोम सिर्फ एक ही है, दिन। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। रिक्त स्थान में प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है पक्षी शब्द का तत्सम रूप है। यहाँ पर आपको पंछी शब्द का, पंछी शब्द दिया हुआ उसका तत्सम रूप बताना है। तो पंछी शब्द का तत्सम रूप होगा पक्षी। यहाँ पर आपको बीच में पक्षी लिखना है। इसके बाद नंबर 2 में आपसे पूछा है नंबर 7 में बेईमान का विलोम शब्द है। यहाँ बेईमान शब्द का आपसे विलोम पूछा है तो बेईमान का हम लिखेंगे ईमानदार। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में है भट्ट शब्द का अर्थ होता है। तो भट्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, सिपाही। आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिपाही या फिर सेना भी आप लिख सकते हैं भट्ट शब्द का अर्थ। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा है विश्नोई समाज की स्थापना सन में की गई थी। विश्नोई समाज की स्थापना जो है वो कौन से सन में की गई थी, तो 1485 में। रिक्त स्थान में आपको लिखना है 1485 में की गई थी। प्रश्न नंबर 10 है गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में के नाम से जाना जाता है। तो गुप्त वंश का जो राज्यकाल है वो भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, भारत का स्वर्ण युग। यहाँ आपको लिखना है भारत का स्वर्ण युग किसके नाम से जाना जाता है, भारत के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आपसे अति लघुत्तरी वाले प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न नंबर 11 है कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था। आपको उत्तर में बताना है कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है। उत्तर में आप इस तरीके से लिखेंगे कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम शिवपुत्र सिद्धोराम कोमकली था। क्या नाम था, शिवपुत्र सिद्धराम कोमकली। ये नाम आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12
चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली? यहाँ आपको बताना है चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली। इसका उत्तर देखने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं अपना उत्तर। उत्तर में आपको लिखना है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली। किसकी उपाधि मिली थी? विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज और प्रवरसेन की उपाधि भी मिली थी। उनको कौन कौन सी उपाधि मिली? एक तो विक्रमादित्य की मिली, देवराज की मिली और प्रवरसेन की भी मिली। 3 नाम आपको यहाँ पर इस प्रश्न में याद रखना है। अब प्रश्न नंबर 13 है, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली? हरिश्चंद्र का नाटक देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली आपको बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे इस नाटक में राजा हरिश्चंद्र के सत्य और धर्म के प्रति समर्पण को देखकर गांधी जी को सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा मिली। गांधी जी ने अपने आत्मकथा सत्य के प्रयोग में इस नाटक के जाने में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि राजा हरिश्चंद्र नाटक ने मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरीके से आपको प्रश्न नंबर 13 का उत्तर बताना है। अब प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा है स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी लिखिए। यहाँ स्वतंत्रता शब्द को आपकी सही वर्तनी बताना है। उत्तर में आप लिखेंगे स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 15 है, नवनव से कवि क्या आशय है? तो नवनव से कवि का क्या आशय है? उत्तर में लिखना है नवनव से कवि का आशय है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हो। कवि की इच्छा है कि पूरे भारतवर्ष में सभी को स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए। कवि चाहते हैं कि पक्षियों की तरह स्वतंत्र होकर आकाश में उड़ना। तो यहाँ आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा है पटना शहर को पुराना नाम क्या है? पटना शहर का पुराना नाम क्या है आपको बताना है। तो पटना शहर का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। यहाँ पर आपको लिखना है उत्तर में पाटलिपुत्र। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे लघुत्तरीय प्रश्न पूछे, 3 नंबर वाले प्रश्न आपसे पूछे। यहाँ पर प्रश्न है निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए, वाक्य में प्रयोग करें। यहाँ पर आपको अर्थ मुहावरे का अर्थ लिखना है, जैसे पहाड़ टूटना। पहाड़ टूटने का अर्थ क्या होता है? बहुत बड़ी विपत्ति आना। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, जब उसके पिता की मृत्यु हुई मानो उस पर पहाड़ टूट पड़ा। या फिर आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं राम जी के वनवास राम जी के वनवास जाने पर सब पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आप चाहे तो ये वाला कथन भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको अभी लिख कर बताया, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पहले से ही लिख रखा है। आपके दोनों सही रहेंगे। अब यहाँ प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा है टस से मस ना होना। तो इसका अर्थ हम लिखेंगे अपनी बात पर अटल रहना। क्या रहना? अपनी बात पर अटल रहना। वाक्य में प्रयोग, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह अपनी बात से टस मस ना हुआ। यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं मोहन को अध्यापक ने बहुत समझाया पर वहाँ नहीं समझा। इस तरीके से आप ये नया वाक्य भी लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर है आपके पास तीसरा, 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होने का अर्थ हम लिखेंगे भाग जाना। इसका वाक्य में प्रयोग हम करेंगे, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। पुलिस को देखकर क्या हुआ? चोर 9 2 11 हो गया। अब प्रश्न नंबर 18 है, अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा? उत्तर आपको इस तरीके से देना है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीय पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरंभ में उन्हें प्रथम श्रेणी कोच की वेट टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। पायदान पर शेष यात्रा करते हुए यूरोपियन यात्री के अंदर आने के लिए उसे चालक द्वारा पिटाई भी झेलनी पड़ी। इस तरीके से आपको यहाँ पर गांधी जी का अपमानजनक घटनाएं यहाँ पर लिखना है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 19 पे। तो प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा है रैदास की भक्ति किस भाव की उदाहरण देकर लिखिए। यहाँ आपको लिखना है रैदास की भक्ति किस भाव की। उत्तर में हम लिखेंगे रैदास जी भक्ति दास भाव की। रैदास ईश्वर को स्वामी मानते थे और खुद को दास मानकर उनके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहते थे। वे अपने आप को बहुत छोटा मानते थे और प्रभु की भक्ति पर आश्रित थे। प्रश्न नंबर 20 है, श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं? उत्तर में आपको लिखना है श्रीधर पाठक की रचना शांति अटन में दी गई 2 ये पंक्तियां नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं।
प्रश्न नंबर 21 है, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? उत्तर में आपको लिखना है, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष संवर्धन, वन की रक्षा और विकास, क्या है? वन की रक्षा करना और वन का विकास करना और वन्य जीव संरक्षण, जंगली जीवों की सुरक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार देता है। यहाँ पुरस्कार उन व्यक्तियों और उन संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया हो। प्रश्न नंबर 22, अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो प्रार्थना पत्र आपको कुछ इस तरीके से लिखना रहेगा। सबसे पहले सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय, विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। फिर यहाँ आपको मान्यवर लिखना रहेगा। फिर आपको नीचे लिखना रहेगा, सविनय निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय से नियमित छात्र के रूप में कक्षा 8वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। अब मेरे पिताजी का स्थानांतरण सागर हो गया है। आप चाहें तो यहाँ किसी और का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे इंदौर हुआ, सीहोर हुआ, उज्जैन हुआ, जो आपकी मर्जी आप यहाँ लिख सकते हैं। अतः मुझे 9वीं में सागर में प्रवेश लेना होगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें ताकि मैं सागर में अन्य विद्यालय में प्रवेश ले सकूं। यहाँ आपको धन्यवाद लिखना है, आपको तारीख लिखना है यहाँ पर। इसके बाद आपका आज्ञाकारी, आपका नाम और आपकी क्लास, इस तरीके से आपको एक प्रार्थना पत्र तैयार करके अपनी परीक्षा में लिखकर आना है। इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो उनको भी मिलती रहे। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपसे पूछा है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न नंबर 23 है, किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए एक निबंध लिखें। यहाँ पर आपने एक मेला देखा हुआ है, उसका वर्णन करना है। मेले में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, आप क्या खरीदते हैं और वहाँ पर क्या करने जाते हो। तो उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है, भारत मेलों का देश है, यहाँ पर हर रोज़ कहीं ना कहीं मेला लगा रहता है। मुझे मेले में जाना बहुत अधिक पसंद है। हमारे गांव में हर साल दशहरा के दिन मेला भरता है। मेला दशहरे के दिन सुबह लगता है और रात 10 बजे तक मेले में चहल पहल रहती है। दशहरे के दिन हमारे विद्यालय की छुट्टी होने के कारण हम पूरे दिन मेले में ही रहते हैं। आप चाहें तो इसके आगे और लिख सकते हैं, हम सभी परिवार के साथ मेला घूमने जाते हैं। मेले में हम लोग झूला झूलते हैं, वहाँ बहुत सारी खाने की चीज़ें हम लोग खाते हैं। इस तरीके से आप जो है मेले के ऊपर एक निबंध लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 24 में आपसे पूछा है, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी। उत्तर में हम लिखेंगे, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से अनेक बातों से भिन्न थी। वे असामान्य रूप से शारीरिक अक्षमता व रोग से पीड़ित थी। उनके शरीर का निचला धड़ निष्प्राण मांस पिंड मात्र था, फिर भी वे सदा उत्फुल्ल रहती थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है। उत्तर में हम देखेंगे, रैदास ने भगवान से अपने आप को कई तरह से जोड़ा है। उन्होंने भगवान को चंदन और धन, बादल, चंद्रमा, दीपक, मोती के रूप में और अपने आप को पानी, मोर, चकोर, बित्ती, धागे के रूप में चित्रित किया। भगवान जो रैदास, उन्होंने भगवान को क्या क्या बताया। उन्होंने भगवान को चंदन कहा है, धन यानी बादल कहा है, भगवान को चंद्रमा भी कहा, दीपक भी कहा और मोती भी कहा। भगवान को ये सारे शब्द उन्होंने दिए और खुद को क्या बोला है, पानी, मोर, चकोर, बत्ती, धागे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 26 हम देखेंगे, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको ये पद्यांश गद्यांश दिया और इसको पढ़ना, इसके बाद नीचे प्रश्नों के उत्तर देना। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से उत्तर ढूंढना रहता है, जिससे किसी भी एग्जाम में या किसी भी परीक्षा में आपको कभी भी दिक्कत ना आएगी यहाँ पर प्रश्न उत्तर ढूंढने में। आप देख सकते हैं, प्रश्न पूछा है, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ से मिलता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन, राष्ट्र प्रेम का संदेश यहीं से मिलता है। कहाँ से मिलता है, विद्यालय में छात्र का चरित्र निर्माण होता है। तो कहाँ से मिलता है, विद्यालय या फिर स्कूल से। उत्तर में हम लिख देंगे यहाँ पर विद्यालय से। गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ से मिलता है, विद्यालय से। आप देख सकते हैं यहीं पर विद्यालय हमें उत्तर में दिया हुआ है। अब इसके पास अगला प्रश्न है, विद्यालय, निष्कपट व निस्वार्थ शब्दों का संधि विच्छेद। आपको विद्यालय, निष्कपट और निस्वार्थ का संधि विच्छेद करना है, यानी कि दो सबको अलग अलग करना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, विद्या, विद्या प्लस आलय, निष्कपट का नी प्लस कपट और निस्वार्थ का नी प्लस स्वार्थ। आप हमेशा याद रखना, जब भी आपसे नी वाला शब्द पूछा जाए, नी के बाद कोई सा भी आधा शब्द आता है तो हमें नी का संधि विच्छेद करके 2 बिंदु लगानी रहेंगे। हमेशा ये चीज़ आपको याद रखना है, जिससे आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। अब प्रश्न नंबर 7 में पूछा, विद्यालय किसकी पौधशाला है।
तो आप यहाँ पर उत्तर में देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, वास्तव में विद्यालय व्यक्ति निर्माण की कार्यशाला और राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है। आप यहीं पर देख सकते हैं, आपको ये पूरा उत्तर लिखकर दिया हुआ है। साथ में मैंने इस उत्तर को यहाँ भी लिख रखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि आपको किस तरीके से उत्तर यहीं से ढूंढ कर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आपको पूरे के पूरे 5 नंबर इसी चीज़ के मिलेंगे। सिर्फ आपको यहाँ से प्रश्न देखना और उत्तर भी आपको इसी में से दिए रहेंगे। तो यहीं से आपको उत्तर ढूंढ के लिखना है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।